तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय फर्स्ट, सौर मंडल में पृथ्वी। तो सब आपको ये बुक खोल कर रख लेनी है, हम पढ़ेंगे और जो आप उससे डाउट होगा वो हमसे पूछते जाइए, हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। फिर आप उनकी गणना नहीं कर सकते। देखो, आसमान में तारे चमकते हैं, चमकते जाते हैं, लेकिन आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण जो आकाश है छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जो पूरा आकाश है वो छोटे छोटे वस्तुओं से भर जाता है। और फिर क्या होता है, कुछ धुंधले ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। जब तारे टिमटिमाते हैं तो मानो हीरे, आकाश में हीरे लगे हों, ऐसे लागत है कि जैसे आकाश में हीरे लगे हों। ठीक है, फिर इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। मतलब एक जैसे सब नहीं चमके, कुछ अलग ये तरीके से, कुछ वह तरीके से, सब कुछ अलग अलग अपनी अपनी हिसाब से ज़्यादा चमक होती है। कोई के पास कम चमक, कोई के पास ज़्यादा चमक, इस तरह से चमकते रहते हैं। फिर इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। मतलब चंद्रमा को देखते हैं तो ये अलग अलग आकार में अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। जैसे अगर आज पूरा खुला हो लेकिन कल थोड़ी आधा, फिर आधा, फिर आधा, मतलब डेली अलग प्रतीत होता है। डेली चंद्रमा का आकार डेली अलग होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। मतलब पूरा चंद्रमा को, पहले चंद्रमा देखो आप, पहले इस तरह भी रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मतलब आकार से बढ़ता जाता है, लेकिन पूरा चंद्रमा को आप महीने में सिर्फ एक बार देख सकते हैं। तो जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा। तो इसे आप लिख सकते हैं कि जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा। फिर 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। मतलब देखो, आज पूरा दिखाई दे, फिर धीरे धीरे, पहले फिर या धीरे 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 या धीरे धीरे, लगभग धीरे धीरे 15 दिन तक माँ पूरा गायब। तो जिस दिन ये चंद्रमा पूरा गायब, जिस दिन चंद्रमा पूरा गायब, जिस दिन एक भी दिन न दिखेगा उसे क्या कहेंगे, अमावस्या। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन का कितना अंतराल होता है, पहले ये बताओ। पूर्णिमा देखो 15 दिन, मतलब आज पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को पूरी तरह से देखोगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे यह क्या हो जाए, गायब हो जाए। और कितना टाइम लगेगा इसको, 15 दिन। और ये 15 दिन में आप इसको नहीं देख सकते। तो जिस दिन चंद्रमा पूरा ना दिखाई देगा उस दिन क्या कहेंगे उसको, अमावस्या। तो मतलब इन दोनों के, पूर्णिमा से अमावस्या जाने में कितने दिन का अंतराल होता है, 15 दिन का अंतराल होता है। कितने दिन, 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है और 15 दिन के बाद अमावस्या आती है। तो महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो 30 दिन में 15 दिन और 15 दिन, तो यानी कि महीने में एक दिन पूर्णिमा और एक दिन अमावस्या। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एक मंथ में, एक महीने में पूर्णिमा कितने बार आती है, तो एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या। तो 30 दिन का होता है एक महीना, तो एक दिन पूर्णिमा और एक दिन अमावस्या। तो समझ में आया। फिर क्या होगा, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते। तो आपको आश्चर्य नहीं होता कि मतलब कि चंद्रमा सिर्फ रात को ही देख सकते हैं, दिन को नहीं देख सकते। तो इसका कारण सिर्फ एक है कि सूर्य का इतना सारा प्रकाश होता है कि वो चंद्रमा को ढक लेता है, जिसके कारण चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखाई देता। क्योंकि सूर्य एक तारा है और चंद्रमा एक उपग्रह है, तो उपग्रह में प्रकाश बहुत कम होता है और तारे में प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये हुआ। ठीक है, अब ये खगोलीय पिंड क्या है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं। देखो, अंतरिक्ष में क्या क्या देखते हो, सूर्य देखते हो, सूर्य के अलावा क्या क्या देखते हो बताओ जल्दी जल्दी। सूर्य, तारे और चंद्रमा और अन्य वस्तुएं या अन्य पिंड, ये सब देखते हो। तो ये सब क्या कहलाएंगे, खगोलीय पिंड कहलाएंगे। तो रटने की जरूरत पड़ी नहीं। अंतरिक्ष में क्या दिखता है, फिर से बोलो एक बार तेज से, सूर्य, तारे, चंद्रमा और अन्य पिंड। ठीक है, समझ में आया। तो रटने की जरूरत
नहीं है। और कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो देखो ये खगोलीय पिंड हुए हैं, ठीक है। तो खगोलीय पिंड के पास कुछ खगोलीय पिंड बड़े होते हैं, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जब ये बड़े हैं मतलब ये अमीर हैं, बड़े हैं मतलब अमीर है। इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा होगी, खुद का प्रकाश होगा। मतलब जब ये बड़े आदमी हैं तो इनके पास क्या होगा, खुद का ऊष्मा होगा, खुद का बंगला, खुद की गाड़ी सब हो ना खुद के, तो खुद का ऊष्मा होगा, खुद का प्रकाश होगा। तो मतलब जिसके पास खुद की ऊष्मा हो, खुद का प्रकाश हो, वो क्या कहलाएंगे, तारे कहलाएंगे, तारे कहलाएंगे, ठीक है। और जो गरीब होते हैं मतलब जो ज़्यादा अमीर नहीं होते मतलब छोटे होते हैं, तो वो ग्रह कहलाएंगे, ग्रह कहलाएंगे। तो ग्रह के पास अपनी ऊष्मा नहीं होती और ना ही ये अपने प्रकाश होते। अब देखो ये इनका घर नहीं बना शहर में, ठीक है। तो इनका नहीं बना, इनका बना, तो ये इनसे ये किराए मिलेंगे, ठीक है। तो ये किराए मिले मतलब ऊष्मा। देखो सूर्य एक तारा है लेकिन पृथ्वी एक ग्रह है। सूर्य एक क्या है, सूर्य तारा है और पृथ्वी क्या है, ग्रह है। तो कुछ समझ में आता है ना। तो देखो सूर्य के पास अपनी ऊष्मा होगी, सूर्य के पास अपना प्रकाश होगा, लेकिन पृथ्वी के पास ना अपनी ऊष्मा होगी ना अपना प्रकाश होगा। तो देखो सूर्य से प्रकाश जो सवेरे सवेरे आवत है, सूर्य से अपनी प्रकाश पृथ्वी लेता है। को लेता है पृथ्वी, सूर्य से प्रकाश लेता है ना पृथ्वी, बस। तो सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी चमकती है। तो जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी, इसकी चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो जिस तरफ सूर्य की किरणें पड़ेंगी उस तरफ दिन होगा और जिस तरफ सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी उस तरफ रात होगा। इसीलिए दिन में रात, दिन और रात होते हैं एक दिन, मतलब ठीक है, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। तो खगोलीय पिंड सूर्य, तारे, चंद्रमा, अन्य पिंड ये सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। लेकिन जो खगोलीय पिंड बड़े होते हैं जिनके पास खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है वो क्या कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। जिनके पास खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश नहीं होता वो क्या कहलाते हैं। तो आपको सूर्य, तारे और ग्रह में अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जैसे रात में आप लोग देखते हुए कि तारे बहुत चमकते, ठीक है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते, अतः वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते। देखो ये हम लोग हैं, ये ठीक है, ये सूर्य इधर है और ये जो रात के छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हैं वो इधर हैं, मतलब ये भी सूर्य से काफ़ी दूर है। और ताकि देखो अब पृथ्वी से सूर्य इतनी दूरी है, लेकिन सूर्य से ये तारे भी इतनी दूरी है, यानी कि ये पृथ्वी से कितनी दूरी होंगी, ठीक है। तो मतलब कि सूर्य के जो तारे हैं ना, तारे के प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है। कारण ये कि सूर्य के ये पास है और लेकिन पृथ्वी के पास ये तारे नहीं है, बहुत दूर हैं। इस कारण हमको छोटे छोटे टिमटिमाते हुए बस दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। तो हवाई जहाज बहुत छोटा दिखाई पड़ता है ना जब बहुत ऊंची उड़ता है। यदि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। मतलब जो गुच्छे में तारे रहते हैं, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, इसको लिख लेना तुम लोग, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तो नक्षत्र मंडल देखो जो तारे के समूह होते हैं, तारे के समूह उससे कहते हैं नक्षत्र मंडल। जैसे तारे आप लोग देखे होंगे, तारे गुच्छे के रूप में रहते हैं, ये गुच्छे के रूप में रहते हैं कहीं कहीं, तो उसे क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। तो तारे के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। फिर अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो नक्षत्र मंडल समझ में आया, तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन तो पूछा जाएगा आप लोगों से। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। अब मतलब नक्षत्र मंडल को पहचानोगे कैसे, तो सबसे आसानी तरीके से है, एक है सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह, 1 2 3 4 5 6 और 7,
ये 7 तारों का एक समूह है, तो इसे नक्षत्र मंडल कहेंगे। और ये सबसे पहचाने मिल जाता है क्योंकि ये 7 गुच्छा में रहता है। इसे क्या कहते हैं? सप्त ऋषि कहते हैं, सप्त ऋषि कहते हैं। ठीक, और देखो सप्त ऋषि कहते हैं, और ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल में पाया जाता है। और इसके इस साइड उत्तर दिशा में ध्रुव होता है, ये ध्रुव तारा, ये ध्रुव तारा, ये क्या है? ध्रुव तारा। मतलब सप्त ऋषि जहाँ बने होंगे, सप्त ऋषि वहाँ के इस तरह उत्तर साइड में एक ध्रुव तारा होगा, इस तरह इस सेम आकृति का होगा। तो इससे क्या होता है कि दिशा पहचान में ये लिख लेना, ठीक है। ध्रुव तारा की मदद से उत्तर दिशा की पहचान की जाती है। यहाँ से ध्रुव तारा, जैसे एक लिखा है कि रात्रि के समय आपको दिशा का निर्धारण कैसे करना है, समझ में? मतलब आप रात्रि के समय जा रहे हैं, जंगल पर हैं, तो आपको दिशा का निर्धारण कैसे करना, कैसे पता चलेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं? तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि अंतरिक्ष पर देखना है। सप्त ऋषि का एक समूह होगा, ठीक, सप्त ऋषि का एक समूह होगा। सप्त ऋषि के उत्तर साइड, मतलब सप्त ऋषि के ऊपर एक होगा ध्रुव तारा, इस सेम आकृति का होगा। तो जो ध्रुव तारा होगा उसे हम उत्तर दिशा मानेंगे, उसे उत्तर दिशा माना जाता है। और नीचे वाले को दक्षिण मान लेंगे, और फिर इधर पश्चिम और इधर पूर्व, समझ में आया कुछ? तो मतलब ध्रुव तारा के से रात्रि के समय हम लोग उत्तर दिशा का अनुमान करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ध्रुव तारा की मदद से यह उत्तर दिशा की पहचान की जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद हो गया ना कि ध्रुव तारा की मदद से उत्तर दिशा की पहचान की जाती है। और यह हमेशा आसमान में एक ही दिशा में रहता है, एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। और फिर कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से सुसज्जित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह पता हो गया ना आप लोगों को, ग्रह किसे कहते हैं? जिसका ना अपना प्रकाश होता है ना ही अपनी ऊष्मा होती है। ये तारों के समूह से, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य एक तारा है, तो सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी चमकीली होती है। सबसे बुध, तो यानी कि अब देखो जो सबसे ज़्यादा ताप के पास रहेगा वो सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा। तो सबसे गर्म ग्रह बुध, यानी कि ये सूर्य है, सूर्य से सबसे ज़्यादा हीट आती, ऊष्मा आती, तो यानी सूर्य के पास सबसे ज़्यादा का बुध है। तो सब सूर्य के पास उपस्थित ग्रह बुध, तो सबसे गर्म ग्रह बुध। तो याद रहेगा सबसे गर्म ग्रह, ठीक, ये बुध सबसे गर्म ग्रह है। और फिर बुध के बाद है शुक्र, तो ये बुध के बाद है शुक्र। तो ये इसे हम भोर का तारा कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था इस बार, इसे हम भोर का तारा कहते हैं, ठीक है, इसे भोर का तारा कहते हैं। मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, बुध के बाद है शुक्र, याद करिएगा, सूर्य के पहले बुध, बुध सबसे पास में है इसीलिए सबसे गर्म ग्रह, फिर बुध के बाद शुक्र, शुक्र को भोर का, शुक्र के बाद, और शुक्र पृथ्वी के बाद है मंगल, ठीक है। तो देखो सूर्य के बाद बुध, बुध को कहते हैं गर्म ग्रह, बुध के बाद शुक्र, शुक्र को कहते हैं भोर का तारा, पृथ्वी है तो पृथ्वी को क्या कहेंगे? नील ग्रह, नीला ग्रह, मतलब यहाँ जीवन है, यहाँ पानी उपलब्ध है इसीलिए इसे कहेंगे नीला ग्रह। और जो मंगल है इसको, मंगल को कहते हैं लाल ग्रह, क्या कहते हैं इसको? लाल ग्रह। क्वेश्चन पेपर में इस तरह आते हैं, जैसे इसको सबसे गर्म ग्रह बुध, ये अभी आ चुका है आपका भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, इसको नीला ग्रह किससे कहते हैं? पृथ्वी को। मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। और मंगल के बाद है बृहस्पति, मंगल के बाद है बृहस्पति, तो याद हो जाएगा ना। बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, इसे कहते हैं सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति, ठीक, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है शनि, बृहस्पति के बाद शनि देव आते हैं, और शनि के बाद आता है यूरेनस, यूरेनस, और यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। तो यानी कि सूर्य से सबसे दूरी में है, सबसे दूरी पर। तो बुध को कहेंगे सबसे गर्म ग्रह, यानी कि सूर्य के पास है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास कितने ग्रह हैं?
8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, याद रहेगा। लाल ग्रह कहते हैं मंगल को, नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, भोर का तारा कहते हैं शुक्र को, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, वो बुध। देखो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो है शुक्र के बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सूर्य के नज़दीक है ना, इसलिए इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, याद रहेगा। मतलब जो सूर्य के नज़दीक है उन्हें हम आंतरिक ग्रह कहेंगे, और जो सूर्य के से दूर है थोड़ा उसे हम बाह्य ग्रह कहेंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे? बाह्य ग्रह कहेंगे। किसको? बृहस्पति, शनि, यूरेनस को हम कहेंगे बाह्य ग्रह। तो ये याद रखना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा कि मतलब आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह शामिल हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाह्य ग्रह में कौन कौन से शामिल हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और फिर देखिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर। सहचर का मतलब क्या होता है? साथ देने वाला, मतलब साथ रहने वाला। सहचर साथ चरने वाला सहचर, ठीक है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे पृथ्वी ये हुई, ठीक, पृथ्वी का ये जो हुआ चंद्रमा आपस यहाँ चक्कर लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा, याद रहेगा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा एक उपग्रह है। और इसी प्रकार हमारे पास कितने? 8 ग्रह हैं ना टोटल, तो 8 ग्रह है ना, तो इन सभी ग्रह के पास अपना एक चंद्रमा है, मतलब सबके पास अपने अपने उपग्रह हैं, सबके पास अपने अपने एक सहचर है, साथी हैं। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या हुआ? चंद्रमा, याद रहेगा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, और हमारे पास 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह में सबके पास अपने अपने उपग्रह हैं। इनकी संख्या 1 से अधिक हो सकती है। जैसे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और इन 8 ग्रहों के पास 1 से अधिक हो सकते हैं। सौर मंडल, अब सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब आप लोग सोचेंगे कि सौर मंडल में पृथ्वी इसका नाम है ना पाठ का, तो ये सौर मंडल पहले समझना, सौर मंडल किसे कहते हैं, ठीक। तो देखो सौर मंडल, अभी हमने जो चित्र बनाया था कि सूर्य थे, उसमें सूर्य था, ठीक, सूर्य था। सूर्य के बाद क्या था? उसमें ग्रह थे ना, 8 ग्रह हमारे ग्रह थे, और ग्रह के बाद इनका चंद्रमा जो था उपग्रह था कि नहीं था? उपग्रह था। और हमने उल्का पिंड भी बनाए थे। उल्का पिंड बताएंगे क्या होता है अभी। उल्का पिंड, अभी हमने एक नक्षत्र मंडल बनाए थे, मतलब बताया था। और हमने बताया था अभी खगोलीय पिंड बताए थे, है ना, खगोलीय पिंड बताए थे। तो इन सब से मिलकर, इन सब को जोड़ देने, इन सब को मिलकर बनता है सौर मंडल। तो सौर मंडल की अगर परिभाषा पूछेगा तो नहीं, बस पूछेगा कि सौर मंडल में क्या क्या आता है, तो आप ये लिख देना खगोलीय पिंड, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, नक्षत्र मंडल, इन सब से मिलकर बनता है, उसे हम कहते हैं सौर मंडल। और इसमें ये देखो, ये सौर के परिवार का मतलब ये सूर्य, इसमें मुखिया कौन है? सूर्य है। मतलब देखो ये सूर्य है, ठीक, तो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं 8 ग्रह, सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं 8 ग्रह। इन 8 ग्रहों की परिक्रमा लगाते हैं उपग्रह। उपग्रह की परिक्रमा, उपग्रह के से छोटे हैं उल्का पिंड, उल्का पिंड से छोटे हैं नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल और खगोलीय पिंड में ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, ये सब आ जाते हैं। तो मतलब इन सब का मुखिया कौन है? सूर्य। इसीलिए सूर्य के नाम से पड़ा है सौर मंडल, ठीक है। मतलब कि सौर का मतलब हुआ सूर्य और मंडल का मतलब हुआ इनका संगठन। तो सौर मंडल सूर्य के नाम से, सूर्य मुखिया है, इसलिए सौर मंडल सूर्य के नाम से पड़ने वाला, ठीक है। फिर अब सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। जो सूर्य होता है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है, मतलब मुखिया होता है। और यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य काफ़ी बड़ा है, ये जो सूर्य है ये काफ़ी बड़ा है और ये गर्म गैसों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? गर्म गैसों।
जिसमें हीलियम आती है और नियॉन भी आती है, लेकिन इनको आप अभी मत समझिए, फिर बताएंगे आपको। तो आप इस तरह समझिए, सूर्य जो है गर्म गैसों से मिलकर बना होता है और ये काफ़ी बहुत बड़ा होता है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब इसमें एक खिंचाव बल होता है, खिंचाव बल होता है जो एक मान लो ये परिधि हुई, ये सौरमंडल हुआ, ठीक। यहाँ सूर्य हुआ केंद्र में, ये सूर्य हुआ केंद्र में, एक ये बुध हुआ, ये शुक्र हुआ, फिर ये पृथ्वी हुई, ये मंगल हुआ, ये बृहस्पति हुई, फिर ये नेपच्यून हुई, अरुण हुआ, वरुण हुआ, ये आसपास हुए, फिर ये चंद्रमा हुआ, उपग्रह हुए, ये सारे उपग्रह हुए, ये नक्षत्र मंडल हुआ, ध्रुव तारा हुआ, सप्तऋषि हुई, ये छोटे छोटे हुए। अब फिर क्या हुआ कि अब इनमें खिंचाव बल होता है जो इनको अपनी तरफ खींचे रखता है, ठीक है। अगर ये इनको ना खींचेगा तो ये यहाँ से भाग के यहाँ बाहर ना चले जाएंगे, ये यहाँ से भाग के बाहर चले जाएंगे। अगर इसमें खिंचाव बल ना होगा तो ये जीतते ही जब यहाँ छितर बितर हैं तो ये बाहर निकल जाइए कि नहीं निकल जाइए। तो मतलब ये कि सूर्य इन सब को बांधे रखता है खिंचाव बल के कारण, तो जिससे ये सब सूर्य के नियंत्रण में रहते हैं। इसीलिए सूर्य सबसे मुखिया हुआ, इसीलिए इसके नाम पर पड़ा सौरमंडल। तो भागते क्यों नहीं है, क्वेश्चन तो आना चाहिए ना कि भागना चाहिए, तो कह नहीं भाग रहे हैं, कहे कि सूर्य के खिंचाव बल के कारण, ठीक है। तो ये अब आप लोगों को पता होगा ना कि ग्रह कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 है। सूर्य के दूरी के हिसाब से नाम बोलना, ठीक है, कि मतलब कि याद करने का ट्रिक। जैसे देखो, सूर्य से दूरी के हिसाब से बुध है, फिर बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। तो ये हुए पृथ्वी, मतलब कि सूर्य के दूरी के हिसाब से 8 ग्रहों के नाम, ठीक है, याद हो जाएंगे ना। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। कक्षा समझ में आया, ये कक्षा नहीं कि जो तुम कक्षा 6, 8, 7 में पढ़ते हो, नहीं। देखो ये सूर्य हुआ, ठीक, ये सूर्य हुआ, तो ये मान लो ये इसका चक्कर लगाता कौन, बुध, बुध लगाता है। तो ये जो चक्कर लग रहा है ना, ये जो लाइन खींची है ना, इसे हम कक्षा कहेंगे। तो कक्षा का चित्र बना लो, इस तरह होगा। इसको ये सूर्य हुआ, सूर्य के बाद ये बुध हुआ, तो यानी कि ये जो होगी ये कक्षा होगी। और इसकी आकृति कैसे होगी, दीर्घ वृत्ताकार होगी, दीर्घ वृत्ताकार। तो दीर्घ वृत्ताकार इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, मतलब ये हुआ दीर्घ वृत्ताकार। देखो इसे दीर्घ वृत्ताकार कहेंगे, ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार की आकृति किस तरह होती है, दीर्घ वृत्ताकार की आकृति इस तरह होती है। और ये सूर्य हुआ, और ये बुध हुआ, और ये जिस पर चक्कर लगा रहा है, इधर मान लो इधर घूम रहा है, इस साइड घूम रहा है, ये बुध घूम रहा है, ठीक है। तो इससे क्या कहेंगे, कक्षा कहेंगे। तो कक्षा समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता है। तो मतलब कि पहले क्या हुआ था कि पहले हमारे पास कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे। लेकिन क्या हुआ कि 2006 में जो प्लूटो था, जो यहाँ सबसे अंतिम में था प्लूटो, इसको ग्रह की संज्ञा नहीं दी गई, इसको ग्रह से हटा दिया गया। तो अब हमारे पास कितने ग्रह हो गए, टोटल 8 ग्रह हो गए। तो प्लूटो जो है 2006 में इसको गायब कर दिया गया। और किसने गायब किया, किसने मान्यता से रद्द कर दिया, तो ये खगोलीय संगठन ने, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने, ठीक है। तो इसे लिख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे रद्द कर दिया। इंटरनेशनल खगोलीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को 2006 में ग्रह मानने से इनकार कर दिया। और हमारे पास अब केवल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो ये इसको मत याद करना, क्योंकि ये हमारा ग्रह नहीं रहेगा। और फिर जिसे हम बौने ग्रह के नाम से जानते थे, प्लूटो को बौने ग्रह, मतलब ये बहुत दूर रहता था सूर्य से, इसलिए इसे हम बौने ग्रह कहते थे, बौने ग्रह, ठीक है। तो प्लूटो को बौने ग्रह के नाम से जानते थे, बौने। जिस पर हम रहते हैं वो है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है।
तो समझ में आया। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा। तो पहले दो ग्रह के नाम बताओ जल्दी से। सूर्य और बुध। गलत। क्या? देखो, सूर्य की दूरी के हिसाब से जो पृथ्वी है वो तीसरा ग्रह है। तो दो ग्रह जो इसके पहले हैं सूर्य की दूरी के हिसाब से, तो पहले सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, और शुक्र के बाद पृथ्वी है। ठीक है, तो सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ये बेसिक जानकारी है, और ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो मतलब दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार के हिसाब से पांचवा ग्रह है सबसे बड़ा। ठीक, यानी कि पहला सबसे बड़ा ग्रह, ये बस याद रखना कि पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आव कहा जाता है। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो देखो, बेसिक परिचय है, ये तीसरा ग्रह है, किसके हिसाब से? दूरी के हिसाब से। ठीक, आकार के हिसाब से ये क्या है? पांचवा ग्रह है, और इसके हम आकार को कहते हैं भू आव। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भू आव का मतलब क्या है? तो भू आव का मतलब है पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार। ठीक है, तो भू आव का अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा भू आव का मतलब क्या है, तो याद रखना पृथ्वी का आकार। तो दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह, आकार के हिसाब से पांचवा ग्रह, और पृथ्वी के आकार को हम कहते हैं भू आव। भू आव, भू आव, भू आग नहीं, भू आव। ठीक है, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। मतलब देखो, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर ही का ऑक्सीजन उपलब्ध है, वायु उपलब्ध है, पृथ्वी पर ही जल उपलब्ध है। यह पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना अधिक ठंड है। ठीक है, ना अधिक गर्म है और ना अधिक ठंड है, मतलब मीडियम है। यहाँ जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित है, वायु है, जल है, ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। बताए थे ना, पृथ्वी का कहते हैं नीला ग्रह। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो जो अंतरिक्ष से देखेंगे तो आकाश हमें काला दिखाई देगा। ठीक, और पृथ्वी को देखेंगे अंतरिक्ष से तो वो नीला दिखाई देगा। तो ये याद रख लेना, आकाश को अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई देता है, पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। तो चंद्रमा का, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो ये उपग्रह है, ये याद रखना, ये उपग्रह है पृथ्वी का। ठीक, तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। मतलब चंद्रमा इतना बड़ा क्या दिखाई देता है? ऐसे दिखाई देता है कि यह पृथ्वी के पास है। सूर्य दूरी में है, देखो ये पृथ्वी हुई, चंद्रमा इधर है, सूर्य इधर है, और अन्य खगोलीय पिंड इधर है। तो सबसे बड़ा कौन दिखाई देगा? ये दिखाई देगा ना। और फिर ये, तो चंद्रमा का सबसे बड़ा दिखाई देने का कारण का है कि ये हमारे नज़दीक में है, और सूर्य भी नज़दीक में है, लेकिन अन्य खगोलीय पिंड बहुत दूर में है। इसलिए अगर कोई पूछे कि चंद्रमा इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है अन्य की तुलना में, तो ये हमारे नज़दीक में है। तो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। ठीक है, अगर इसकी दूरी लिखना हो तो 3,84,400 किलोमीटर है, जो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। ठीक, उपग्रह, और देखो उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। उपग्रह याद रखना, उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह,
और एक होता है कृत्रिम उपग्रह। ठीक, ये याद रखो, ये मोस्ट है। तो प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का हुआ चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह क्या हुआ? चंद्रमा। लेकिन जो कृत्रिम उपग्रह यानी कि ये मानव द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, कई उपग्रह हैं, ये बहुत सारे उपग्रह हैं। तो देखो जैसे एक हुआ जो तुम टीवी देखती हो, जो सीरियल आता है, ठीक है, तो ये पहले सैटेलाइट भेजा जाता है अंतरिक्ष पर, ताकि उसका प्रसार, जो तुम मोबाइल नेटवर्क यूज करते हो, ठीक है, वो भी सैटेलाइट के द्वारा होती है। तो ये जो सब होते हैं ये छोटे छोटे उपग्रह भेजे जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो यानी कि जो टीवी सीरियल या फिर जितने मतलब सैटेलाइट जो टीवी चलती है, जो मोबाइल नेटवर्क पर आता है, और जितने भी दूरभाष हैं, जितने भी सिग्नल होते हैं, वो कृत्रिम उपग्रह के द्वारा होते हैं। कृत्रिम उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। और कृत्रिम उपग्रह बहुत सारे हैं, अनगिनत है, मतलब गिनती नहीं है, बहुत सारे हैं। अमेरिका, चीन, भारत, बहुत सारे लोग भेज चुके हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये लिख लो कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य से जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक, 8 मिनट 20 सेकंड में, ये मोस्ट है, याद रख लेना। 8 मिनट 20 सेकंड कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। अब हम बात करते हैं किसकी? क्षुद्र ग्रह की। किसकी? क्षुद्र ग्रह की। तो तारों, ग्रहों या उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो चुके हैं। जो आपको समझ में नहीं आया हम बताते हैं। मतलब देखो, पहले ये क्या है? ये ग्रह है, ठीक है, ग्रह है, ग्रह पर टकरान, ये ग्रह टकरान, यहाँ टकरान, ग्रह, तो ये छोटे छोटे टुकड़े ये टूट टाट गए, ठीक है, टूट गए, अलग अलग हो गए छोटे छोटे टुकड़े। ये जो छोटे छोटे टुकड़े अलग हो जाते हैं ग्रह से टूटने के बाद, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। समझ में आया? मतलब जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र मतलब छोटे टुकड़े, यानी ग्रह के टुकड़े क्या कहलाएंगे? क्षुद्र ग्रह कहलाएंगे। ग्रह के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, क्या कहलाएंगे? क्षुद्र ग्रह कहलाएंगे। और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। देखो, ये मंगल ग्रह हुआ, ये मंगल ग्रह हुआ, और ये क्या हुआ? बृहस्पति। क्या हुआ? तो मंगल और बृहस्पति के बीच ये छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये इस तरह से, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? ये पृथ्वी और मंगल के बीच नहीं पाए जाते, ठीक, ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। जैसे आपने एक मूवी देखी है टिकटॉक, जिसमें मतलब अंतरिक्ष में खतरा होता था, गाड़ी उड़ाने के लाने, टिक टिक, तो वो जो पृथ्वी पर आता है उसे हम उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। तो अब जो पृथ्वी पर खतरा बन रहता है, जिसे मिसाइल से फोड़ने जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं पृथ्वी मूवी में, ठीक है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। मतलब वायु के साथ घर्षण हुई, घर्षण के कारण इतनी तेज घर्षण होगा कि ये आग उत्पन्न होगा, ठीक है, और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। मतलब अगर जले बिना पृथ्वी पर गिरेगा तो बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा,
विस्फोट हो जाएगा, मतलब गड्ढा बन जाएगा, तो वहाँ खतरा तो होगा ही। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह, यह पट्टी आकाश गंगा है। देखो अब हम उल्का पिंड समझाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों की, ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य के देखो चारों ओर ग्रह भी परिक्रमा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे ये इस तरह होंगे, मतलब ये कक्षा में परिक्रमा नहीं करते हैं, ये अपने धुन में परिक्रमा करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, लेकिन सूर्य के चारों तरफ ही रहेंगे। क्योंकि इसमें खिंचाव बल होता है, बताए थे ना, खिंचाव बल होता है जो अपनी तरफ खींचता है। ये भागने की कोशिश तो बहुत करे थे, लेकिन सूर्य कहा था कहाँ जाइए भाग के, हमने ठाए जी, तो ये भागने की कोशिश तो बहुत करे थे, लेकिन सूर्य भागे नहीं थे, तो इसके कारण ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। कौन सा बल लगता है? खिंचाव बल। और पृथ्वी पर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जिसके कारण कोई भी वस्तु आसमान से सीधे पृथ्वी पर गिरती है। जैसे ये मारकर अगर फेंकते हैं तो ये पृथ्वी पर गिरता है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो ये जो उल्का पिंड है, ठीक है, उल्का पिंड किसे कहेंगे? ये जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। तो ये पत्थरों के टुकड़े होते हैं, ठीक है, मतलब। और जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो ग्रह के जो सिर्फ मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ठीक। और लेकिन जो ये उल्का पिंड होते हैं ये सूर्य के किनारे होते हैं। लेकिन देखो कभी कभी क्या होगा कि ये पृथ्वी सूर्य की तरफ घूम रहे हैं, लेकिन आ गए पृथ्वी के पास, आ गए इस तरह, ठीक है। तो ये जब इस तरह आते हैं पृथ्वी पर, तो जब पृथ्वी की धरातल पर गिरते हैं तो ये बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं। कभी कभी ये पहले ही जल जाते हैं। देखो पहले जब यहाँ से आ रहे हैं ना, यहाँ से, तो यहाँ से क्या लगेगा? घर्षण, और घर्षण लगेगा तो आग उत्पन्न होगी, तो ये पहले ही जल जाएंगे। और जो ना जलेंगे तो वो आएंगे यहाँ पृथ्वी पर और ये गिर के गड्ढा बना देंगे। अगर यहाँ कोई मानव बस्ती होगी, अगर कोई मानव रह रहा होगा तो निपट जाएगा, ठीक है। अब देखो अब अध्याय ख़त्म होने वाला है, तो सब रिलैक्स हो जाना। फिर इसके बाद क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों से बना है कि नहीं, फिर इसके बाद छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। अब हम आकाश गंगा की बात करते हैं। आकाश गंगा, गंगा मतलब क्या होता है? नदी। नदी कितनी बड़ी नदी है उसका मतलब बहुत बड़ी नदी है, उसमें कितने मछली, हर जीव जंतु आ जाते हैं। उसी प्रकार आकाश गंगा है, जिसे हम आकाश की गंगा कहते हैं। आकाश गंगा को आकाश की गंगा कहते हैं, मतलब इसमें आकाश गंगा छोटा मोटा गंगा नहीं है। देखो कैसे है आकाश गंगा, देखो कैसे समझाते हैं। एक है, मान लो ये तुम हो, ये हम हैं, ठीक है, क्या है? ये हम हैं। हम किस पर हैं? पृथ्वी पर हैं, ठीक है। और पृथ्वी किस पर है? सौर मंडल पर है, ठीक है। सौर मंडल किस पर है? तो सौर मंडल है आकाश गंगा पर। आकाश गंगा किस पर है? तो आकाश गंगा है ब्रह्मांड पर, ठीक है। आकाश गंगा किस पर है? ब्रह्मांड पर। तो मतलब आकाश गंगा, देखो पृथ्वी पर सौर मंडल किससे मिलकर बना है? 8 ग्रह से, उपग्रह, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, नक्षत्र मंडल, इनसे मिलकर बना है। लेकिन जो आकाश गंगा है ये कई सौर मंडल से मिलकर बने हैं, मतलब अनगिनत सौर मंडल से मिलकर बने हैं, ठीक। और जो ब्रह्मांड है वो कई आकाश गंगाओं से मिलकर बनी है। तो मतलब लिंक समझ में आया कुछ, कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे आकाश गंगा हैं जिसके कोई अंत ही नहीं, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। और आकाश गंगा किसे कहते हैं? जिस पर बहुत सारे सौर मंडल हैं। और सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल उसमें कहते हैं जिसका मुख्य सूर्य है, उसमें 8 ग्रह, उपग्रह, छोटे छोटे पिंड है। पृथ्वी में सिर्फ हम लोग हैं और हम में हम हैं, ठीक है। और इस प्रकार ये आपका अध्याय फर्स्ट खत्म हुआ। आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा।